अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्लियर सलाम है? सर। जी जी, आवाज़ क्लियर है सर। ओके, बाकी लोग ये अनम्यूट है? कौन सर? ये लोग बाकी जो लोग हैं अनम्यूट हैं अभी? हाँ, अनम्यूटेड से बात करनी है सर। नहीं नहीं, अगर करना चाहें तो हो सकता है, मतलब अलाउड टू टॉक कर दूं मैं? और वो आपके पास सर ऑप्शन है, आप किसी को अलाउ करना चाहते हैं या कोई रेज हैंड करता है तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं सर। बस ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हेलो। जी सर। यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड लिखा हुआ आ रहा है। फिर आपकी स्क्रीन शेयरिंग हुई है? अच्छा, हो गई है? जी सर। ठीक हो गया। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को किसी लास्ट लेक्चर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। लास्ट लेक्चर में नहीं सर, लास्ट लेक्चर क्लियर था। हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कर लिया था डेटाबेसेस में? नॉर्मलाइजेशन मैंने सर कर ली आज थी। आपने आपने जो चीज़ें नोट करवाई थी, आपने बोला था मास्टर फाइल, डेटा, वेयर हाउस और एसेट समथिंग आपने बोला था आपको याद करवाना है, या आपने एसिड। यहाँ से स्टार्ट करना है। एसेट एसिड, ओके, समथिंग कुछ ठीक है बोला ठीक है था आगे ठीक आपने। है, ओके, राइट राइट। और मैंने लास्ट टाइम टाइम कितने बजे बोला था आप लोगों 4:30 to 6। को? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अभी 5 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद कोई आ जाए तो। सर और कोई भी नहीं है? नहीं है तो, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं हैं। ओके, हो गया। सर हमारा फैसलाबाद में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मंडे से ना, हम्म। फिजिकल क्लासेस। तो हम ओके। उसमें क्या करेंगे? मतलब अगर हम आपसे लेक्चर ले रहे हैं या मतलब वो टाइमिंग भी हम लोग की इतनी गंदी रखी हुई है उन्होंने, लाइक 6 बजे से 9 बजे तक। तो उसमें आपका लेक्चर तो गुजर जाएगा सर। अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो आप लोगों को फिर मतलब शायद उनको बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेंगे। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है। अच्छा सर, हमें उनको पहले बताना पड़ेगा कि हम एक लेक्चर स्किप करना चाह रहे हैं और वो हम खुद से लेना चाह रहे हैं, तो वो टाइम कम करेंगे। अब ये चूंकि मतलब ये मेरे मैंडेट में नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप लोग सेंटर से पता कर लेंगे ना, तो आई होप कि वो जाहिर बात है इसमें कॉपरेट करेंगे जब लोग एक ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो। जी सर। कामरान, आपको कोई प्रॉब्लम? रिदा, जहीर, तूबा, डू हैव एनी इशू? नो सर, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, क्लियर है अभी तक तो। आप सर इट्स क्लियर। ओके। सर लेक्चर से हटके, क्योंकि अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं जी जी, क्योंकि पूछें। कल भी जो क्लास हुई थी हमारी एडवांस फाइनेंशियल की, उसमें भी जी जी। लोग कुछ कम थे। तो हम्म। इससे कोई इश्यू तो नहीं होगा? क्योंकि देखिए मैं इधर दुबई में हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भी मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकूं। नहीं तो नहीं, इससे ऐसा ना हो कि इर्रेस्पेक्टिव के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, और आई हैव नो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, तो मैं खुद एक बस मोरल ऑब्लिगेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज देर इज नो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट। उसमें चाहे एक भी हो तो क्लास कंडक्ट होगी।
जी सर, इसमें एक स्टूडेंट भी हुआ तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो कोर्स कंप्लीट होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक भी हुआ तो क्लास कंप्लीट होगा, उसमें नो वरीज फॉर यू। क्योंकि सर उसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब्स पे जाते हैं, तो वो रात को जी जी, आके लेक्चर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही। ऑनलाइन दोबारा से हम्म। अटेंड करते हैं। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, और एक अच्छा प्रैक्टिस हो गई है। तो जी अगर कंपेटिबिलिटी हो जाती तो ये तो अच्छा है, मतलब ये अच्छी चीज़ तो फ्यूचर में भी हो सकती है। उसमें कोई जो जी आपका सर, सवाल है उसके हवाले से अगर एक भी होगा तो कोई मसला नहीं है। आई विल टेक द क्लास। थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी टाइम है तो एक और बात कहूँ। जी जी, पूछें पूछें। मैं तो आप लोग, नहीं आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें प्लीज। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्चुअली बाकी फेलोज से कहना चाह रहा था। क्योंकि देखिए होता है कि जब आप यहाँ से अनम्यूट कर देते हैं तो कुछ लोगों की तरफ से मुसलसल जो है वो आवाजें आ रही होती हैं, तो अगर वो अपने माइक्स को खुद से म्यूट करें, जूम पे नहीं, अगर अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के माइक को खुद से म्यूट कर लें तो वो अच्छा रह जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से कई दफा आपकी आवाज जो है वो बैक एंड पे चले जाती है। जी, ये तो खैर हमने शुरू में प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया था, लेकिन ये कि उसको फिर मैं इसी तरीके से मैनेज करता हूँ कि जब लोग कम हो तो अनम्यूट कर देता हूँ, ये क्लास के आखिरी 5 10 15 मिनट में खोल देता हूँ, ताकि कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बेहतर इंटरेक्टिव तरीके से हो जाए। जी सर, थैंक्स। आप वहाँ जॉब कर रहे हैं? आपका नाम कामरान है? हेलो। हाँ जी सर। सर मैं यहाँ पर आपका, जॉब कर रहा हूँ दुबई में। नहीं, मेरा अच्छा नाम जहीर अब्बास है। अच्छा, सही रहा। आपके इस उसमें लाइक डोमेन आपका अकाउंट्स फाइनेंस ही है? जी सर, मैं यहाँ पर एज अ ग्रुप अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। 3 कंपनीज हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं वो मैं खुद ही देख रहा आपकी हूँ। कंपनी में अगर कोई आईटी ऑडिट की प्रैक्टिस आपने कोई अ, देखी है, तो उसका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें बाकियों के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। जी सर, पहले हम लोगों के जो है वो सर्वर थे, हमारे 3 डिफरेंट सिटीज में जो है वो ब्रांचेज हैं। तो पहले जो सबके पास सर्वर थे, हम लोग रिमोटली एक्सेस भी करते थे। एवरीडे हम लोग डाटा बैकअप भी लेते थे अपने सॉफ्टवेयर का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगना शुरू हो गया कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अवेलेबल नहीं होती ना बाहर हम्म। जाके। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं बाहर मीटिंग पे गया हूँ, तो अगर मुझे कुछ चाहिए तो डायरेक्ट नहीं था। फिर हम लोगों ने एवरीथिंग जो है वो क्लाउड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तकरीबन पिछले ठीक है। 4 साल से क्लाउड यूज कर रहे हैं हम लोग। सही सही तो सही। बड़ा अच्छा सेटअप है, किसी जगह पे भी बैठ के हम लोग जो है वो एक्सेस अपनी कर सारी लेते हैं। डिटेल कर लेते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आईटी के वाले से यहाँ पर सर बड़ा अच्छा है। मतलब कि ऐसे लगता, अब मेरा ख्याल है कि शायद ग्रोसरी हम लोगों ने पिछले शायद जब से कोविड स्टार्ट हुआ है शायद 2 या 3 दफा गए होंगे बिल्कुल ऐसे पिछले ही। 6 7 महीनों में। उसके अलावा हर चीज ऑनलाइन ही आ रही है, इवन ऑनलाइन। के फ्रेश मीट भी सर, एग्स, एवरीथिंग यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल। ऑनलाइन ही घर पे आ रही है। जी, लेकिन ये जाहिर बात है, एक ये कल्चरल चेंज है। ये छोटी चेंज नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं है, ये कल्चरल चेंज है। तो कल्चर में अगर टेक्नोलॉजी से चेंज आ रही है और टेक्नोलॉजी से ही लोग फेमिलियर ना हो, तो फिर समझें कि डबल टाइम लगेगा, क्योंकि पहले जी लोग सर। टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होंगे, फिर अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे। तो ये करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअली हो जाता है। तो बाहर। यहाँ पर सर काफी डेवलपमेंट है, उसमें यह है कि गवर्नमेंट काफी देर से कोशिश कर रही है। अभी तो यहाँ पर ये जो ड्राइवरलेस कार्स हैं वो भी अब आम चलना शुरू हो गई हैं, जैसे उबर ऐसी। वगैरह। तो जी। अभी जो है वो लोग जब बाहर जाते हैं तो ड्राइवर के बगैर ही गाड़ी लेके जा रहे होते हैं। तो हम्म। अभी तो काफी अच्छा चल रहा है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट काफी इन्वेस्ट कर रही है, और वो भी सिर्फ दुबई गवर्नमेंट बाकी ऐसे ही। नहीं। बिल्कुल अभी ये ऐसे ही। लोग नए रोड्स इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। वो अभी हम्म। पाकिस्तान में भी एक हुआ था इलेक्ट्रिक बस का, जो कि रोड के ऊपर ही चार्ज हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर ये लोग उसको अनकरीब लॉन्च करेंगे। ये थोड़े हालात अभी हो गए, इस वजह से इकॉनमी थोड़ी अभी सरवाइव हम्म। करने में टाइम लग रहा है। लेकिन बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। सिस्टम है सर। अच्छा, चलें हम शुरू करते हैं। जी सर। इसमें लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था, मैं रिकैप कर दूं लास्ट लेक्चर का, कि हमारे पास
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये चीज़ आपको टिप्स में होनी चाहिए। मैंने आपको जो मोस्ट कॉमनली यूज डीबीएमएस है वो बता दी है। फिर मैंने ये बताया कि डेटाबेस, डीबीएमएस की बात नहीं कर रहा, डेटाबेस की बात कर रहा हूँ। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डाटा है, इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ डाटा है। तो जितना अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन होगा और जितना अच्छा डीबीएमएस होगा, तो ये उतना ही अच्छा आप लोगों को इंफॉर्मेशन की एक्सेस और प्रोसेसिंग अवेलेबल होगी। अब उसमें होता ये है कि मैंने बताया था कि डेटाबेस में जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, तमाम प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है वो रिडंडेंसी है। और रिडंडेंसी मैंने बताई थी कि क्या है, कि रेपिटेशन को रिडंडेंसी नहीं कहते, अननेसेसरी रेपिटेशन जो है उसको बेसिकली रिडंडेंसी कहते हैं। तो रिडंडेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें पहली प्रॉब्लम मैंने बताया कि अगर डाटा रेपिटेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि एक ही डाटा की मल्टीपल कॉपीज़ होंगी। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर एक कॉपी को अपडेट करोगे तो बाकी कॉपीज़ को भी अपडेट करना ज़रूरी है। और अगर ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे नेग्लिजेंस हो, ऑपरेटर मिस्टेक हो, अनइंटेंशन मिस्टेक हो, उसकी वजह से कुछ भी हो, तो डाटा की अगर एक कॉपी भी अपडेट होने से रह गई तो पूरा डेटाबेस जो है वो बेसिकली इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। ये हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। और एवेंचुअली उससे क्या होगा कि एक ही इंफॉर्मेशन के दो वर्जन्स होंगे। फिर आप ये नहीं कर सकते कि जो इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन वर्जन का ज़्यादा अकरेंस है उसको अपडेटेड तस्वुर कर लो, या जो इंफॉर्मेशन जिसकी अकरेंस कम है उसको आउटडेट तस्वुर कर लो। फिर ये नहीं कर सकते आप। तो फिर आपको उसके ऊपर रिलाई ही नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जब डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो एवेंचुअली क्या होता है कि आप उसको प्रोसेसिंग के लिए, एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि अब आप डिसीजन नहीं ले सकते, और इसका मतलब ये है कि अब आपके प्रोसेसेस नहीं चलेंगे क्योंकि डाटा गलत है। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक चीज़ होती है हमारे यहाँ, उसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो उसको कहते हैं। ये पेपर में भी आ सकता है, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज का मतलब है आउटडेटेड डाटा, गार्बेज का मतलब है इनएक्यूरेट डाटा, आउटडेटेड डाटा, नॉन प्रीसाइज डाटा, डाटा विद एरर। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं तो फिर वो उससे एवेंचुअली डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में आती। तो जड़ क्या है, बुनियादी रीज़न क्या है? रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी के बारे में दो बातें मैंने बताई कि रिडंडेंसी की वजह से दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जब आपका डाटा का रेपिटेशन ज़्यादा होगा तो डाटा का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको उसका बैकअप भी लेना होगा। अब चाहे वो ज़रूरी नहीं है आपको को वॉल्यूम को, आपको डाटा का बैकअप लेना है तो आपकी स्टोरेज स्पेस मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो स्टोरेज कैपेसिटी आपको ज़्यादा चाहिए होगी। इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, आपको ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होगी, आपको सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाएगी, आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है, ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मिला के कहने का मकसद ये है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि रिडंडेंसी को कम से कम रखा जाए, मिनिमाइज किया जाए। मैंने कहा था कि एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, रियलिटी नहीं है कि हम ये कहें कि रिडंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी या हम ख़त्म करने की कोशिश करें। ये फैक्ट नहीं है, ये मिथ हो सकता है, रियलिटी नहीं है। बहरहाल इसको ख़त्म करने के लिए या इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या एक टेक्निक है, मैंने बताया था, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और याद रखें कि नॉर्मलाइजेशन डिज़ाइन फेज़ में अप्लाई की जाती है। मतलब कहने का ये है कि ये नहीं होता कि आपने डेटाबेस को डिज़ाइन किया, फिर उसको आपने डेवलप किया। डेवलप करने का मेरे से मुराद ये है कि उसको बनाया और जब उसको प्रोडक्शन में ले गए, रियल इन्वायरमेंट में ले गए, फिर वहाँ जाके एनालिसिस किया कि हाँ अब देखते हैं कि रेपिटेशन आती है
और अगर आएगी तो हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। नो, ये बेसिकली प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि हम डिप्लॉयमेंट जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त ही ये बेसिकली डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटाबेस को इस तरह से डिज़ाइन करे कि जब वो रियल इन्वायरमेंट में डिप्लॉय हो और उसमें डाटा फीड हो या डाटा स्टोर हो तो उसमें रिडंडेंसी ना आए। ये डिज़ाइनर की एक्सपर्टीज़ है एक्चुअली। तो लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं कि जिसको प्रोडक्शन में ले जाते हैं और फिर देखेंगे तो फिर वो जब कोई रिडंडेंसी आती है तो फिर वो उसको इंटरिम पीरियड के लिए कुछ फिक्सेस करते हैं जो कि ड्यूरेबल नहीं होते। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि बीइंग एन ऑडिटर, आप अगर ऑडिट करने जाते हैं तो आपने ऑडिट के दौरान ये चीज़ को मेक श्योर करना है या ये इंटेरोगेट करना है कि भाई आपने पहली बात क्या डेटाबेस का डिज़ाइन किया था। अगर नहीं किया था तो यहाँ तो सबसे बड़ी ये तो नॉन कंप्लाइंस है, ठीक है। अच्छा, अब बीइंग एन ऑडिटर आप उससे पूछेंगे कि हाँ, अब मैं आपको एज एन ऑडिटर बताता हूँ। आप गए एक जगह पे ऑडिट करने डेटाबेस का, आप उससे सबसे पहला सवाल पूछेंगे कि हाँ क्या आपने डिज़ाइन किया था। अच्छा, यहाँ एक और लर्निंग है। ये जो मेरा सवाल है, बीइंग एन ऑडिटर, जो मैंने सवाल पूछा आपसे, आप ऑडिटी हैं मैं ऑडिटर हूँ, कि क्या आपने डेटाबेस डिज़ाइन किया था। मैंने टेक्निकली तो सवाल सही पूछा लेकिन ऑडिट के हवाले से सवाल गलत था, क्योंकि ऑडिटर को ऐसा सवाल पूछना चाहिए जो कि जिसका जवाब कोई एविडेंस बेस्ड हो। मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसका जवाब यस या नो हो। अब मैंने आपसे पूछा क्या आपने डिज़ाइन किया था। अब आप अगर कह देंगे कि नहीं किया था तब तो मेरे लिए आसानी है, तो मैं कह दूंगा ओके ये एनसी हो गई, नॉन कंप्लाइंस हो गई। अगर आप कह देंगे हाँ किया था तो इसका मतलब ये है कि आपने एक सवाल में तो पूरे नंबर ले लिए। और अगर मैं कहूँ अच्छा मैं बिलीव कर लूँगी ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो बिना एविडेंस के ही एज्यूम कर लिया कि आप ठीक थे। तो ये बात तो मैं टेलीफोन पे भी पूछ सकता था। तो बेहतर सवाल क्या है कि आप ऑडिटर को ये कहें कि भाई प्लीज़ मुझे ईआरडी शो कराएं। अब जब आप उसको ये कहेंगे कि ईआरडी शो कराएं तो ऑडिटी को ये पता चल जाएगा कि ऑडिटर को पता है कि डिज़ाइन कोई चीज़ होती है, और मैंने बताया था कि डिज़ाइन की आउटपुट क्या है, ईआरडी है। ईआरडी को डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। जब आप वो आपको ईआरडी, तो इसका मतलब ये क्या वो अटेंटिव हो जाएगा। आपका एक सवाल ऑडिटी को बता देता है कि भाई ऑडिटर ये कैसा ऑडिटर है, राइट, उसके से कैसे डील करना है। तो आप पहला सवाल ही ऐसा करें बजाय इसके कि आप ये ऐसा सवाल पूछें जिसका आंसर यस या नो आए। तो आप उससे ऐसा सवाल पूछें जो कि मल्टीपल सवालों का जवाब दे दे आपको, प्लस वो एविडेंस बेस्ड हो। अब जब तक वो ईआरडी नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाएगा। अब जब आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो आप ये देखेंगे कि क्या ये ईआरडी है, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ईआरडी में एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंगल वैल्यूड होते हैं, मल्टी वैल्यूड होते हैं, रिलेशनशिप होती है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होता है, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। यहाँ आपको ये सब बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप डेटाबेस डिज़ाइनर बन जाए। नो, मैं आपको इस तरह नहीं पढ़ा रहा कि मैं आपको डेटाबेस डिज़ाइनर बना दूँ। मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप बेसिकली ऑडिटर बन जाए। मुझे प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स। आज थोड़ा सा ही 5-10 मिनट के बीच में मुझे डिस्टर्बेंस रहेगा, तो प्लीज़ बेयर विद इट। 1 मिनट ठहरिएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हाँ ये मैं तुझे 1 घंटे तक कॉल कर लूँ। कौन सा 35 वाला कौन सा नंबर था मेरे पास? वो भाई का है, वो मेरा नहीं है। हाँ वो मेरा व्हाट्सएप, मैं उसको व्हाट्सएप पे यूज करता हूँ। वो तो कभी कभार यूज करता हूँ। ये मेरा अलग है, बस ये नंबर है। इसका व्हाट्सएप नहीं। हाँ वो सेम है, उसको कभी कभार मैं बना दीजिए।
अब तो खैर 5-10 तो होगी। हेलो, आप लोग आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, अच्छा एक छोटा सा मैं असल में एक काम कर रहा था आप लोगों के लिए। ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग ये नमाज की बीच में ब्रेक ले लें 20-25 मिनट तक, और 5:05 हो रहे हैं तो 5:30 दोबारा हम ज्वाइन कर लें। मीटिंग अभी ऑन ही है, चीजें कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। बाकी लोगों को प्लीज रिस्पॉन्ड कि अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें। नो सर, ठीक है, 5:30 बजे ज्वाइन। नो सर, नो इशू। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर बस ये ऑनलाइन ही है, मैं भी ऑन ही मतलब ये मीटिंग चीजें ऑन ही है, तो मैं फिर 5:30 ज्वाइन करता हूँ दोबारा आप लोगों को, राइट? ओके सर। ओके, आप लोग हैं?
जी सर। ओके जी, चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया डेटाबेस में कि हमें नॉर्मलाइजेशन करना है। अच्छा, मैं ऑडिटर के हवाले से बता रहा था। तो ऑडिटर अगर जाएगा तो सबसे पहले वो ये सवाल पूछेगा। मोस्टली तो हमारे पास एक चेकलिस्ट हुआ करती है, लेकिन चेकलिस्ट बनाते वक्त भी हमें सवालों को इस तरह से लिखना चाहिए कि जिसकी बेस पे जब उसका रिस्पॉन्स हमें मिले तो वो एक एविडेंस की शक्ल में हो। तो बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो हम कहेंगे कि मैं एक दफ़ा ऑडिट पूरा कर देता हूँ आपको डेटाबेसिस जो मेन मेन हवाले पूछते हैं कि आप पहले ईआरडी दिखाएं। अब जब ईआरडी आप देखेंगे तो आपने ईआरडी के ऊपर ज़्यादा थोड़ा टाइम देख के उसमें ये देखना है कि वो बाकायदा वो क्या कहना चाहिए, जो भी उनकी कंसर्निंग अथॉरिटी है उससे वो साइंड है, अप्रूव्ड है या नहीं है। एक आपने ये बात देखनी है उसमें। दूसरी बात आपने ये भी देखना है कि ऐसा नहीं होता कि पहली दफ़ा ईआरडी बने और वो पहला वर्जन ही फाइनल वर्जन हो। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इससे जो पिछली वाली रिवीजन थी वो ज़रा लेकर आएँ, वो दिखाएं कौन सी है। और फिर हम उन दोनों में जो चेंजेस हैं उनसे कहें कि इनको आइडेंटिफाई करें। और फिर हम उनसे ये पूछें कि ये जो चेंज हुई है, क्या इस चेंज का कोई आपके पास ऑथराइजेशन है या नहीं है। तो ये यूँ बेसिकली हम ऑडिट करते हैं, ताकि हमारा मकसद बेसिकली ये है कि जो काम है वो प्रोसीजर्स के मुताबिक हो। प्रोसीजर्स हैं, जो एसओपीज़ हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके मुताबिक हो। तो इस तरह से फिर हम ऑडिट करते हैं। तो हम ईआरडी देख लेंगे, फिर हमारा अगला सवाल ये होगा कि अच्छा आप ज़रा हमें टेबल्स दिखाइए। अब वो टेबल्स हो सकता है या तो कंप्यूटर पे दिखाएं, या हो सकता है कि वो उसका जो स्कीमा है जो मैंने बताया था डिज़ाइन होता है उसको प्रिंटेड फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अमूमन ऑडिटी जो है इस बात को अच्छा नहीं समझता, और ऑडिटर भी कोशिश करते हैं कि ये ना किया जाए कि हम किसी के सिस्टम में जाके और उसको एक्सेस करें, अनलेस एंड अनटिल जो ऑडिटी की मैनेजमेंट है उसकी ख्वाहिश हो कि हाँ जी आप सिस्टम्स की भी इंस्पेक्शन करें, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। तो बहरहाल फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि हाँ जी आप ये दिखाएं कि ईआरडी हो गई। ईआरडी हो गई, इस बात का सबूत है कि उन्होंने डेटाबेस को डिज़ाइन किया था, और उसके बाद उसकी जब अप्रूव कॉपी है तो इसका मतलब ये है कि वो टॉप मैनेजमेंट से भी उसका इंडोर्स है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हमने ईआरडी से टेबल बनाने होते हैं। तो जब टेबल्स का हम स्कीमा देख लेंगे तो उसका बड़ा आसान हल है कि ईआरडी में जितनी एंटिटीज होंगी हर एंटिटी का कम से कम एक टेबल बना होगा। इसका मतलब है कि अगर ईआरडी के अंदर, ईआरडी एक डायग्राम नहीं होती, मल्टीपल डायग्राम्स होती हैं बेसिकली। तो या एक बहुत बड़ी डायग्राम होती है, कॉम्प्लेक्सी डिपेंड करता है। तो बेसिक रूल ऑफ थंब ये है कि ईआरडी में जितनी एंटिटीज होंगी कम से कम उतने टेबल्स होंगे। ये आपको रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ। तो फिर हम ये देखते हैं कि हाँ अगर 20 एंटिटीज हैं तो 20 बेसिकली टेबल्स होंगे। फिर उसके बाद हम उनसे ये पूछते हैं कि जब टेबल्स बन गए तो जब हम ईआरडी को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो बेसिकली उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई भी होती। इसका मतलब ये होता है कि जो टेबल्स हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होते। अच्छा, उसका बड़ा आसान हल है कि टेबल्स में नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा होंगे। या अगर हम उनसे ये पूछें कि हाँ जी अगला सवाल, क्या आपने यहाँ पे कौन सी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म लगाई है, ये बताएं कहाँ तक आप गए हैं। तो डेफिनेटली उनको, अगर उनको यही नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन के कितने लेवल्स हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि भाई उन्होंने तो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई ही नहीं की। तो आपने इसलिए डायरेक्ट सवाल पूछा कि कौन सी नॉर्मलाइजेशन आपने अप्लाई की और आपका मैक्सिमम लेवल क्या था। वो 1NF हो सकता है, 2NF हो सकता है, 3। अब कुछ लोग, एक दफ़ा हम ऑडिट करने गए तो एक साहब ने कहा कि हाँ सर जी हमने, उनको पता नहीं था लेकिन उन्होंने हाँ बस फॉर द सेक ऑफ आंसर ये कह दिया कि हाईएस्ट लेवल। तो अब हाईएस्ट लेवल का मतलब यह है कि 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF और 5NF। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ अप्लाई करते हैं तो एक नया टेबल की नई शक्ल बन जाती है। तो जब आप 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF से गुजारेंगे तो इसका मतलब ये है कि टेबल, एक ही टेबल का छठा वर्जन आएगा कुछ टेबल्स का। तो वो हमने उससे पूछा, वो कहने लगे ये तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मलाइज नहीं था। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो फिर जब नॉर्मलाइजेशन आपने देख ली कि नॉर्मलाइजेशन भी हुई है, इसका मतलब है कि डिज़ाइन
और डेवलपमेंट ठीक हुआ है। फिर आप उनसे ये पूछेंगे कि अच्छा इसकी डाटा डिक्शनरी दिखाएं क्योंकि डाटा डिक्शनरी मैंने क्या कहा था कि मेटाडाटा की रिपोजिटरी है। डाटा डिक्शनरी का बड़ा रोल होता है। ये दो बातें आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब आप किसी डेटाबेस के डिज़ाइन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको रियल सिनेरियो बता देता हूँ। हर जगह अमूमन ये होता है कि डेटाबेस मैंने डिज़ाइन किया, 5 साल के बाद मैं चला गया ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, लेकिन अब 6 साल के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि अब डेटाबेस चूँकि बिजनेस एक्सपेंशन हुआ तो डेटाबेस को बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्सपेंशन होगी तो नई एंटिटीज इनकॉर्पोरेट होंगी। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के डिज़ाइन में भी तब्दीली आएगी, तो हमें रीडिज़ाइन करना पड़ता है बाजू का, या डिज़ाइन को रीविजिट करना पड़ता है। तो उस सूरत में अब अगर कोई नया मेरी जगह किसी नए शख्स ने ले ली तो वो बेसिकली उसको क्या पता कि ये डिज़ाइन कैसे हुआ था। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कि जो डिज़ाइनर न्यू डिज़ाइनर है लेकिन जब वो ऐसी चीज़ को रीडिज़ाइन कर रहा है जो कि एक्चुअली उसने डिज़ाइन नहीं की थी, तो वहाँ फिर डाटा डिक्शनरी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो डाटा डिक्शनरी जो है हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस की रीडिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। नंबर वन, हेल्पफुल होती है, नंबर वन। नंबर टू ये कि बाज़ औक़ात जब हम मल्टीपल डेटाबेसेस को आपस में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जिस तरह अक्सर होता है कि दो बैंक आपस में मर्ज हो गए, फैसल बैंक और फलां बैंक आपस में मर्ज हो गए, तो दोनों में से एक बैंक रह गया। अब जब दो बैंक्स आपस में मर्ज हो गए, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के अकाउंट होल्डर्स भी आपस में मर्ज हो गए। अब इसका मतलब इवेंचुअली ये है कि दोनों के डेटाबेस मर्ज हो गए। अब जब दोनों के डेटाबेस मर्ज हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों के टेबल्स मर्ज हुए। अब जब टेबल्स का मर्जिंग करेंगे तो फिर टकराव आएगा। उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फैसल बैंक था उसके टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या था, उधर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अगर है तो उसके टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? डेफिनेटली अपनी अपनी डाटा डिक्शनरी से मिलेगी। इसलिए जब भी हम डेटाबेस की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात, जब हम एक डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को दूसरे डेटाबेस में शिफ्ट करते हैं, इसको कहते हैं डाटा माइग्रेशन, तब भी हमें डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो मैंने क्या बताया, डेटाबेस रीडिज़ाइन करेंगे, यू नीड डाटा डिक्शनरी। डेटाबेस इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, तो हमें क्या कहना चाहिए, डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत होगी। डाटा माइग्रेशन होगी फ्रॉम वन डेटाबेस टू अनदर डेटाबेस, तो हमें डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि दो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का आपस में मर्जर हो जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जगह ईआरपी आ जाता है। तो पहला सिनेरियो ले लेते हैं, दो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को आपस में मर्ज कराना। तो जब दो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आपस में मर्ज होंगे तो उनके जो रिस्पेक्टिव डेटाबेस हैं वो भी मर्ज होंगे, तो फिर डाटा डिक्शनरी चाहिए। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिप्लेस करके ईआरपी आ रहा। जब ईआरपी आएगा, लेकिन जो पुराना डाटा है, जब हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को ईआरपी से रिप्लेस करते हैं तो जो पुराने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेटाबेस होता है वो बेसिकली ईआरपी के अंदर शामिल हो जाता है। वो ये नहीं होता कि हम उस डाटा को डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये जो चीज़ है ये माइग्रेशन है, तो यहाँ क्या चाहिए आपको, डाटा डिक्शनरी चाहिए। तो मैं आपको आधे पौने 1 घंटे तक कॉल करूँ। तो ये बेसिकली, तो ये दो सिचुएशंस होंगी। अच्छा, तो डाटा माइग्रेशन हो, डेटाबेस इंटीग्रेशन हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मर्जर हो, डेटाबेस की रीडिज़ाइनिंग हो, और जो अगला हमारा टॉपिक है डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउस जो है वो बेसिकली ट्रेडिशनल डेटाबेस से बनता है। तो डाटा वेयर हाउस को बनाने के लिए भी बेसिकली हमें डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए डाटा डिक्शनरी को का होना, उसका ऑडिट करना, मतलब उसको देखना, उसको अपडेट करते रहना, ये बड़ा ज़रूरी है।
यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछना। जी जी, पूछें एनी क्वेश्चन। अच्छा सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट है, मतलब अभी वाले टॉपिक से है। अभी आपने बोला ना कि जो हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड अभी बात कर रहे थे सर, एक क्वेश्चन माइंड में वो ये कि जब हम लोग की कोई इंक्वायरी लगती है, जैसे ऑडिटर्स जैसे आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इंक्वायरी लगा दी, अभी आपने बोला ना कि उनको असेस नहीं होता कंप्यूटर पे कि वो किसी भी पर्सन का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है। नहीं, मैंने कहा है ये कंडीशनल है। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ ना, लेकिन अभी इंक्वायरी लगी, उन्होंने उसका पासवर्ड वासवर्ड सब कुछ लाइक अपने अंडर कर लिया, उसका सिस्टम भी उन्होंने देखा। अब मुझे ये पूछना है कि 10 साल पुराना एक बंदे का रिकॉर्ड निकल रहा है, तो सर ये जो हम लोग बेसिकली जो काम कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि उसका 10 साल पुराना जो रिकॉर्ड निकला तो पता चला कि वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो ये सारा क्लाउड पे बन रहा होगा बेसिकली, या कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उसका रिकॉर्ड बन रहा है? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ रखा हुआ है। वो इर्रेस्पेक्टिव कि क्लाउड आपका हो या किसी का हो, या वो आपके डाटा सेंटर में हो या आपके डेटाबेस सर्वर में हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सर एक्चुअली एक केस था 10 ऐसा। साल पहले तो क्लाउड नहीं होगा। अच्छा, यानी कि उन्होंने उसको जस्ट लाइक अ डिक्शनरी कहीं पे सेव किया होगा, या जस्ट उस बंदे का एक डाटा बन रहा होगा, जैसे अगर एक बंदा एक पासवर्ड यूज कर रहा है तो वो उसी का रिकॉर्ड सारा बन रहा होगा, ये चीज होगी? नहीं, अब देखें दो चीजें। अगर तो सिस्टम को एक्सेस किया है तो सिस्टम में जी तो डेटाबेस नहीं होता। सर, फिर उन्हें कैसे पता चल रहा है कि दस क्या पता साल चल रहा है? पुराना एक, सर देखें, उन्हें कैसे पता चला कि जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था वो 10 years पहले एक चेक को इधर से उधर किया गया जिससे वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, और फिर उसको पकड़ते 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 मजीद फर्दर वो उनकी डिटेल्स निकल आई? हाँ तो ठीक है। होता क्या है तो वो बेसिकली, किस बेस पे, दो मैं ये चीज मैं देखना आपको चाह बता रही रहा हूँ हूँ। कि वो किस बेस पे मैं दो जा रहे चीजें हैं? उसमें दो चीजें होती हैं। हम करते ये हैं कि जब भी सिस्टम के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन, सिस्टम से मेरी मुराद ये कि बैंक है और बैंक में कोई जी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ओके। अब वो जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को कितने अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। इसको हम कहते सर, हैं लॉग मैं हार्ड रिटेंशन। लेवल का रिकॉर्ड नहीं बोल रही सर, हार्ड लेवल का तो वो रिटेन करते हैं ना, जब से नहीं ब्रांच नहीं बन नहीं, रही है मैं तब से। हार्ड की तो मैं भी बात नहीं कर रहा, मैं भी सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, हार्ड की मैं तो मैं सॉफ्ट बात ही नहीं कर बात। रहा, मैं सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ तो टेलीकॉम सेक्टर जो है वो अपने बिलिंग सर्वर की, अगेन हार्ड फॉर्म नहीं सॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, बिलिंग जी सर्वर पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो चाहे वो बैलेंस जो भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वट एवर ट्रांजेक्शन होती है, तो वो अमूमन 180 दिन पिछला रिकॉर्ड रखते हैं। उससे ज्यादा पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते। अच्छा, रख नहीं सकते ये मैं नहीं कह रहा कि रख नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ वो रखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि 6 महीने पुराना रिकॉर्ड जो है वो अब किसी यूज का नहीं है, और बिला वजह उसको रखने से स्टोरेज ही जाया होगी एनी हाउ। लेकिन बैंक्स बाजुकात या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो उनकी ये पॉलिसी हो सकती है कि भाई जो डाटा हमारा है वो अब एसेट है, हमने डाटा को आर्काइव करना है, हमने डाटा को डिस्पोज नहीं करना है। तो आप जो बात कर रही हैं, आप जो बात कर रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि उस जहाँ इंक्वायरी हो रही है वहाँ डाटा के, वहाँ डाटा को डिस्पोज नहीं किया जाता, वहाँ नहीं डाटा सर। को रिटेन रखा जाता है। एक बात, पहले मेरी बात सुन लें। जी अच्छा, जी। या तो डाटा को रिटेन रखा जाता है, एक ये बात। अच्छा, दूसरी ये बात हो सकती है कि डेटाबेस में कोई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस शख्स ने ये ऑफेंस किया है उसका जो कंप्यूटर उसके इस्तेमाल में है, वहाँ जी उन्होंने उसके फोल्डर्स को, उनकी फाइल्स को, उसका उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया है, उनकी ईमेल्स को देखा। अब ईमेल्स तो पिछली 25 साल की भी हमारे अकाउंट्स में होती हैं, राइट? हो सकता है कि ईमेल की कॉपी है, तो सिस्टम के ऊपर जाके फिर उन्होंने देखा होगा, ड्राइव्स में जाके देखा होगा, फोल्डर्स में देखा होगा, सर्च किया होगा, डाटा निकाला होगा, और वहां से फिर उन्हें कुछ ट्रेसेस मिले होंगे किसी ट्रांजैक्शन के या इंफॉर्मेशन के, उसकी बेसिस पे फिर उन्हें क्लू मिला और वो आगे चले। तो ये जो अब आप सर, बात कर रहे हैं, अभी ये मुझे ये ऑडिट चीज नहीं है। क्लियर नहीं हो रही सर, एक्चुअली मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रही, मुझे उन्होंने दिया सर ने, बेसिकली मैंने ऑडिट टीम के साथ बेसिकली थोड़ा सा काम किया था, मुझे उन्होंने ये बोला ऑडिट आपने ये ऑडिट
ये ऑडिट स्पेशलाइज्ड ऑडिट है जो अब हो रहा है, जो कि इंक्वायरी के केस में हो रहा है। इसको हम आईटी ऑडिट नहीं कहेंगे, हम इसको बेसिकली फॉरेंसिक ऑडिट कहेंगे। सर पहली मुझे बात। एक्चुअली आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि उन्होंने कैसे डाटा रिकवर किया। मुझे उन्होंने 2 years का डाटा दिया जिसमें से मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसी में से वो उसकी पुरानी चीजें निकाली और उसकी वो ईमेल्स थी जो डिलीटेड थी, और वो सर आईटी से ही निकली ना। डिलीटेड थी उनके इनबॉक्स में से ना? हाँ मतलब सर इन एक चीज हम लोग परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो वो खत्म हो गई ना, उन्होंने नहीं उसे खत्म कैसे होगा। रिकवर किया? यही तो बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जब आप डाटा अपने देखें, अब आपकी जहां भी आप काम कर रही हैं वहां आउटलुक इस्तेमाल हो रहा है। जी सर। आउटलुक इस्तेमाल हो रहा है ना? जी जी। ओके, वो मेल सर्वर है, ठीक है। जी अब आपको एक इनबॉक्स का कोटा मिला हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब होता क्या है, दो तरीके हैं, या तो जब आपका कोटा फिल हो जाता है तो जो नई ईमेल्स हैं वो पिछली पिछली वाली को रिप्लेस करना शुरू कर देती हैं, या आप खुद ही डिलीट करती रहती हैं। लेकिन वो बेसिकली आपके इनबॉक्स से डिलीट हो रहा है, वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का जो मेल सर्वर है वहां से डिलीट नहीं हो रहा। अच्छा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखा जो है जा वो रहा है, पड़ा, बिल्कुल। उसको उन्होंने बिल्कुल रखा जा दोबारा रहा रिकवर किया था। है, बिल्कुल। ठीक है, सही होगा। मतलब ये कोई इसका ये नहीं मैं बोल सकती कि उन्होंने कोई क्लाउड बनाया था या कोई डिक्शनरी थी नहीं, या कुछ क्लाउड भी। डेफिनेटली कुछ क्लाउड है। फॉर एग्जांपल मैं आज कहूँ कि हॉटमेल के अकाउंट से मेरी डाटा डिलीट हो गया, तो आपको तो लग रहा है कि मैंने अपने हॉटमेल के अकाउंट से एक ईमेल डिलीट कर दी, लेकिन अगर हॉटमेल वाले चाहें तो वो जो डिलीटेड ईमेल है वो रिकवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ईमेल डिलीट हुई है वो मेरे इनबॉक्स से तो हुई है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उनके सर्वर से भी डिलीट हो गई है। ओके हो गया सर, क्लियर हो गया। बात समझ आई? जी सर। तो तो एक्चुअली ये बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि मुझे वहां से कुछ नहीं मिला और उन्होंने उसकी 5-6 मेल्स निकाल ली जो कि हाँ, परमानेंटली उसकी रीजन डिलीट है हो ना, चुकी थी। उसके बहुत क्लियर रीजन है। उसकी दो दो रीजन है। नंबर वन, आपको उस चीज की एक्सेस नहीं थी, उस लेवल की एक्सेस नहीं थी जो उनको थी। हाँ। पहली बात, ये तो बड़ा क्लियर है ना? जी सर। ठीक है। डेफिनेटली वो बॉस अच्छा, थे और मेरे पास। बिल्कुल। आप दूसरे के अकाउंट को तो एक्सेस नहीं कर सकती, उनको एक्सेस थी। फिर अगर दूसरे के अकाउंट को एक्सेस है भी सही, तो जो पुराना डाटा है, आर्काइव डाटा है, उसके लिए तो ज्यादा स्पेशलाइज्ड प्रिविलेजेस चाहिए, वो भी आपको नहीं थी, तो आप कैसे निकाल सकती थी? लेकिन इसका मतलब क्या है कि डाटा वहां था, आपको एक्सेस नहीं थी। मेन कॉन्सेप्ट ये है। सही हो गया सर। क्लियर? ओके। जी। आगे चलें, और कोई और किसी का सवाल? तो डाटा डिक्शनरी समझ आ गया सबको? डाटा एक्चुअल में डिक्शनरी। सर, जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने लास्ट लेक्चर में कहा था मुझे याद करवाइएगा, मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल और ACID मैंने आपको पढ़ाना है। जी जी, वो मैं बता देता हूँ, अभी मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं चले ये ठीक पूछ हो रहा गया हूँ था। कि डाटा डिक्शनरी समझ आ गया सबको? जी सर, वो क्लियर है। चलें, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आपकी ए सेट की तरफ। ACID, ये मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है, शेयर हो रही है? ओके। ए सेट, ए सेट बेसिकली क्या होता है? ये जो आपकी डेटाबेस में जो भी ये दो टॉपिक से रिलेटेड है। या तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में भी ये टॉपिक आ सकता है, और डेटाबेसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी ये टॉपिक आ सकता है। बैकग्राउंड ये है कि जब भी डेटाबेस में कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो ये चार असूल हैं कि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते वक्त ये चार चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ए जो है उसको कहते हैं एटॉमिसिटी। मेरी बात आ रही है सबको? सी जो है वो है कंसिस्टेंसी। आई जो है वो है आइसोलेशन। डी जो है वो है ड्यूरेबिलिटी। तो ये एसिड है।
अच्छा, अब मैंने अगेन ये बता रहा हूँ बार बार कि ये टॉपिक जो है ये डीबीएमएस से भी रेलिवेंट है और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से भी रेलिवेंट है। रीजन बीइंग कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जब कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है तो डाटा जो है वो डीबीएमएस में जाता है। तो ट्रांजैक्शन से मेरी मुराद ये है कि आप कोई डाटा कॉपी करें, कोई डाटा राइट करें, कोई डाटा डिलीट करें, कोई डाटा रीड करें, कोई डाटा प्रोसेस करें, ये ट्रांजैक्शन है। कोई भी एक्टिविटी होगी ये ट्रांजैक्शन है। ओके, अब उस सूरत में जो एटॉमिसिटी है, बेसिकली एटॉमिसिटी इस चीज़ को कहते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुकम्मल होनी चाहिए। या तो वो पूरी तरह मुकम्मल होनी चाहिए या फिर वो नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, इसका मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई, जब वो अपने कंप्लीशन के 80% ऑफ द कंप्लीशन के करीब थी तो लाइट चली गई, सर्वर डाउन हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्रॉप हो गई। अब क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हुई, राइट? लेकिन वो जो 80% ट्रांजैक्शन चली, तो उस ट्रांजैक्शन ने अपने फुटप्रिंट्स तो छोड़े होंगे, उसने कहीं कहीं तो चेंजेस की होंगी। अब डेटाबेस डीबीएमएस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो वो उसको पूरा करता, अगर वो उसको पूरा करने में फेल रहा तो अब उसको चाहिए कि वो उस ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट्स थे उनको अंडू करे। तो अब हम क्या करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन जो कि इनकम्प्लीट हो गई, अब हमने उसको अंडू करना है। तो एटॉमिसिटी का मतलब है कि जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो पूरी होगी, और अगर वो पूरी नहीं हो सकी तो फिर उसको अंडू किया जाएगा, या उसको हम एक टर्म लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रोल बैक किया जाएगा, राइट? तो ये हो गया एटॉमिसिटी। अब बात करता हूं कि कंसिस्टेंसी मैंने आपको रिडंडेंसी के हवाले से भी बताई। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस, अच्छा एक और बात, जब ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो हम उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कहते हैं कि ट्रांजैक्शन कमिट हो गई। और कमिट का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह हो गई है, उसने उसकी प्रोसेसिंग की कंप्लीशन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। और अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमने उसको क्या करना है? अंडू। लेकिन हम लफ्ज अंडू इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे रोल बैक। ओके, अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब भी ट्रांजैक्शन अगर हो तो ट्रांजैक्शन अगर होने से पहले डेटाबेस कंसिस्टेंट था। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर एक रिकॉर्ड के मल्टीपल अकरेंसेस हैं तो तमाम जगह इंफॉर्मेशन का एक ही वर्जन है। और जब कोई नई ट्रांजैक्शन हुई तो ट्रांजैक्शन के बाद भी डेटाबेस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मतलब एक इंफॉर्मेशन की अगर मल्टीपल अकरेंसेस हैं तो वो हर जगह एक जैसी रहनी चाहिए। तो ये है कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसके जो तीसरा पॉइंट है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये है कि कोई ट्रांजैक्शन किसी दूसरी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग में मदाखलत नहीं करेगी, नो इंटरफेरेंस। इससे एक और बात पता चलती है, इसके दो तरीके हैं। अच्छा, दो तरीके क्या हैं? बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसका ये मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन को इंटरफेयर तभी कर सकती है जब वो दोनों साथ चल रही हों। अगर दोनों अलग अलग वक्त में चल रही हों तो इंटरफेरेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका मतलब है कि यहाँ से हम एक और बात भी अखज़ की कि डाटा डीबीएमएस के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक वक्त में चल सकती हैं, और वो होती हैं
ऑनलाइन बैंकिंग है, इंटरनेट ट्रांजैक्शन है, दुनिया भर में एक वक्त में कई ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रही हैं। तो आइसोलेशन क्या कहती है? आइसोलेशन ये कहती है कि अगर मेरी ब्रांच के तमाम अकाउंट होल्डर्स अभी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो फिर कोई एक अकाउंट होल्डर किसी दूसरे अकाउंट होल्डर की ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग में इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट? तो ये है आइसोलेशन। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट का मतलब खुद को इंडिपेंडेंट हो और दूसरे में इंटरफेरेंस ना करे। अच्छा, अब इसके बरक्स अगर हम एक और चीज देखें कि ड्यूरेबिलिटी क्या है। ड्यूरेबिलिटी ये है कि एक ट्रांजैक्शन की वजह से जो सिस्टम में अपडेट आई है वो अपडेट जो है वहां रहनी चाहिए। द अपडेट शुड बी प्रिजर्व्ड, राइट? तो ये है ड्यूरेबिलिटी कि ट्रांजैक्शन ने जो चेंज की है, एक ट्रांजैक्शन जब कमिट हो गई तो उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे डेटाबेस में वो वहां रहनी चाहिए। ये ना हो कि वो चेंजेस ही खत्म हो जाए। कभी रोल बैक हो तो एक अलग बात है, लेकिन चेंजेस वहां रहनी चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं एसिड: एटॉमिसिटी, आइसोलेशन, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये एक टॉपिक तो छोटा सा था, ये खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल में क्या फ़र्क होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि आपकी जो मास्टर फाइल होती है, जब आप अकाउंट एक ओपन कराते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि परमानेंट रहेगी। मतलब आपका नाम, आपका अकाउंट टाइटल, आपका अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट की टाइप, आपके अकाउंट की करेंसी, आपकी फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं, म्यूचुअल हैं, कंपनी अकाउंट है, कॉर्पोरेट अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, कैटेगरी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि परमानेंट हैं। तो जो इंफॉर्मेशन लेस फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, परमानेंट होती है, हम उसको एक अलग फाइल में मेंटेन करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल। और वो डाटा जो कि फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है, मतलब बैलेंस हो सकता है कोई भले ट्रांजैक्शन ना करे, लेकिन एक शख्स है वो दिन में 2 दफ़ा ट्रांजैक्शन करता है, कि वो साल में 1 दफ़ा करता है, तो जब भी वो ट्रांजैक्शन करेगा तो चेंज अकाउंट का बैलेंस होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन जो चेंज हो सकती है उसको बेसिकली हम ट्रांजैक्शन फाइल में रखते हैं। तो ये बेसिकली 2 फाइल्स होती हैं जो कि जिसमें ऐसा वो फाइल जिसमें लेस फ्रीक्वेंटली डाटा हो, वहां पे उस फाइल को बेसिकली हम मास्टर फाइल कहते हैं। और वो फाइल जहाँ पे क्या कहना चाहिए, वो फाइल जिसमें वो फाइल या वो रिकॉर्ड जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट हो रहा है, ट्रांजैक्शंस की वजह से चेंज हो रहा है, तो हम उस फाइल को बेसिकली वो डाटा हम ऐसी फाइल में रखेंगे जो कि चेंज हो रही है। तो वो डाटा जो परमानेंट है, जो लेस फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, उसको हम मास्टर फाइल में रखेंगे। लेकिन वो डाटा जिसमें चेंज अगर हो सकती है तो हम उस चीज़ को फिर कहाँ रखेंगे, हम उसको ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर रखेंगे। तो ये 2 बातें हो गई। अच्छा, अब हमारा तीसरा टॉपिक था वो है डाटा वेयर हाउस का। यहाँ किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। जी, रिदा, जहीर, मुबशिर। सर ये फर्स्ट वाला तो एक दफा थोड़ा सा रिपीट करते, एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी ये है, एटॉमिसिटी निकला है एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। तो एटॉमिसिटी ये कहती है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो उसको पूरी तरह मुकम्मल करें। मतलब आपने एटीएम से पैसे निकाले, तो आपने एटीएम से तो पैसे निकाल लिए, लेकिन क्या उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके बैलेंस में अपडेट हुआ? तो एक ट्रांजैक्शन के होने में जो जो चेंजेस आनी चाहिए वो आनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन को ये यूं ही है कि हम आसान लफ्जों में ये कह रहा हूँ कि जब भी काम करें तो पूरा करें, अधूरा ना करें। और अगर काम अधूरा किया है तो बेहतर यह है कि उसको रोल बैक करें और फिर दोबारा से नए सिरे से करें।
ये है एटॉमिसिटी। गॉट इट क्लियर? सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। और आइसोलेशन ये है कि एक ट्रांजैक्शन, तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं वो इंडिपेंडेंटली प्रोसेस होनी चाहिए। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये है कि एक ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग में अब इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। ये है आइसोलेशन। मतलब इंडिपेंडेंट होगा तो आइसोलेशन का मतलब है मैं आइसोलेट हूं तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। सी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर अगर इंफॉर्मेशन के वर्जन्स हैं तो जितनी इंफॉर्मेशन की, अगर एक इंफॉर्मेशन की मल्टीपल अकरेंसेस हैं तो तमाम अकरेंसेस एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन अगर एक रिकॉर्ड के मल्टीपल अकरेंसेस हैं और वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब एक कुछ वर्जन, मेरा अगर एड्रेस है और मेरा रिकॉर्ड आईसीएमए में 6 जगह पे रखा हुआ है और एक जगह मेरा एड्रेस कुछ है और दूसरी जगह मेरा एड्रेस कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे रिकॉर्ड की मल्टीपल अकरेंसेस हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। तो ये जरूरी है कि वो होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी है, वो ट्रांजैक्शन से पहले भी और बाद दोनों में होना चाहिए, मतलब डेटाबेस हर वक्त कंसिस्टेंट रहे। ड्यूरेबिलिटी ये है कि एक ट्रांजैक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होने चाहिए, वो हमेशा डेटाबेस में रहने चाहिए। ठीक है, तो ये ड्यूरेबिलिटी, तो ये 4 ट्रांजैक्शंस हो गई। दूसरा टॉपिक था मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल, वो मैंने बता दिया। जो डाटा लीस्ट फ्रीक्वेंटली चेंज होता है उसको हम मास्टर फाइल में रखते हैं। वो डाटा जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको, या वो परमानेंट नहीं है डाटा, तो हम उसको फिर ट्रांजैक्शन फाइल में रखेंगे। अब तीसरा टॉपिक मैं शुरू करने लगा हूं, वो है डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर सर। ओके। डाटा वेयर हाउस जो है वो बेसिकली, डाटा वेयर हाउस को बाज़ औक़ात हम एंटरप्राइज डेटाबेस भी कहते हैं। एंटरप्राइज डेटाबेस मतलब ये कि ये एक, क्या आप अमूमन ये होता है, क्यों समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ईआरपी है, इसका मतलब है मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। मैं भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा, ईआरपी भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना मॉड्यूल है। तो अगर हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है तो हर डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस भी होने के बहुत कभी चांसेस हैं। हर एक का अपना अपना डेटाबेस भी होगा। अब वो जो डेटाबेस है, हमारे यहाँ 2 तरह के, अब मैं डेटाबेस को थोड़ा सा और मजीद कैटेगराइज कर रहा हूँ। एक, हमारे पास डेटाबेस होता है जिसमें हम डे टू डे ऑपरेशंस, पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड रखते हैं और डे टू डे ट्रांजेक्शन उसमें हो रही होती हैं। और जो ट्रांजेक्शन्स 4 महीने पहले की हैं, 6 माह पहले की हैं, उनको हम एक अलग डेटाबेस में शिफ्ट करते जाते हैं। उनको हम डेटाबेस, आर्काइव डेटाबेस कह सकते हैं। और फिर हम इन दोनों का बैकअप भी ले रहे होते हैं, डुप्लीकेट ले रहे होते हैं, उसको हम बैकअप कह रहे होते हैं। तो डेटाबेस कई किस्म के होते हैं। एक आपका ऑपरेशनल डेटाबेस हो गया जिसमें आप डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं। वो ट्रांजेक्शन्स जो माजी का हिस्सा हैं, हिस्टोरिकल हो गई। हिस्ट्री का मतलब ये कि कल वाली ट्रांजेक्शन अब हिस्ट्री है। अब वो कितनी पुरानी हिस्ट्री में, कहता हूँ 60 दिन हम बात कर लेते हैं, 60 दिन या 90 डेज कर, 90 डेज कर लेते हैं। तो अब 90 डेज तक का डाटा तो हम ऑपरेशनल डेटाबेस में, जिस डेटाबेस में रखेंगे हम उसको कहेंगे कि ये ऑपरेशनल डेटाबेस है। जब डाटा 90 दिन से जायद पुराना हो जाएगा तो उसको उस डेटाबेस से निकाल के एक डिफरेंट डेटाबेस में माइग्रेट कर देंगे, उसको हम कहेंगे आर्काइव। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन ऑपरेशनल डेटाबेस में 90 दिन गुजारेगी, फिर ऑटोमेटिकली आर्काइव में चली जाएगी। फिर इन दोनों का भी हमें डुप्लीकेट लेना है, वो हम क्वार्टरली भी ले सकते हैं, डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के फ्रीक्वेंसी क्या है, वो एक बैकअप है। अच्छा, अब
ये हो सकता है कि ये जो ऑपरेशनल डेटाबेस समझ आया मेरा, जो मैंने आपको बात की, जिसमें 90 दिन की जी सर। ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। ओके, अब ये दो किस्म के हो सकते हैं। ये सेंट्रलाइज भी हो सकते हैं, मतलब तमाम डिपार्टमेंट्स का एक ही ऑपरेशनल डेटाबेस हो, और ये भी हो सकता है कि ये लोकल हो, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना हो। अच्छा, जब डिपार्टमेंट ज़्यादा हो, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा हो, तो बेहतर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रखना है या लोकल डेटाबेसेस रखना? सेंट्रलाइज्ड लेवल पे ऑपरेशनल डेटाबेस को मेंटेन करना बेहतर है या डिपार्टमेंटल लेवल पे ऑपरेशनल डेटाबेसेस को मेंटेन करना बेहतर है? सर डिपार्टमेंटल लेवल पे होगा, बिल्कुल, ताकि हर एक क्योंकि डिपार्टमेंट का अलग से होगा। बिल्कुल उसका एक ही होगा कि उसमें एक तो अगर हम सेंट्रलाइज्ड होगा, तो उसमें जब भी चीज सेंट्रलाइज होती है ना, तो उसका सबसे जो बुनियादी रिस्क होता है उसको कहते हैं एसपीएफ, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर वो बैठ गया तो फिर सभी बैठ गए। इसीलिए फिर हम क्या करते हैं कि हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर एक चीज बैठेगी तो दूसरी चीज पे उस पर अफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप को देखें, तो अगेन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि टॉप मैनेजमेंट को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको हर डेटाबेस से लेनी होगी। एक्सेस तो है, ऑटोमेटेड भी है, लेकिन अगेन ये बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। आप डाटा से एक्सेस करेंगे डाटा को, फिर डाटा को हम ऑफिस में भी यही होता है कि बाज़ औक़ात एक ही इंफॉर्मेशन दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दो डिफरेंट फॉर्मेट में रखी होती है। मैं यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहें, मैं ये कह रहा हूँ कि डेट इंफॉर्मेशन सेम है, कंसिस्टेंट है, लेकिन जो फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो दो डिपार्टमेंट्स की मुख्तलिफ हो सकती है। ये अक्सर होता है। तो अब कोई रिप्रेजेंटेशन यूजर फ्रेंडली होती है, कोई यूजर फ्रेंडली नहीं होती। तो अगर टॉप मैनेजमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से डाटा मांगेगी कि हाँ जी आप बताएं कि आज मैं अगर ये हम यूनिलीवर वालों से पूछूं कि मुझे बताओ कि पाकिस्तान में नॉर्थ रीजन के अंदर इस्लामाबाद में कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुई है, और यही इंफॉर्मेशन मैं सेल्स वालों से लूँ और प्रोडक्शन वालों से लूँ और इन्वेंट्री वालों से लूँ, क्योंकि सेल होगी तो प्रोडक्शन से भी डाटा माइनस होगा, इन्वेंट्री से भी माइनस होगा। तो हो सकता है कि हर डिपार्टमेंट सेम इंफॉर्मेशन दे, और देगा क्योंकि कंसिस्टेंसी है, लेकिन इंफॉर्मेशन की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो मुख्तलिफ होगी। अब आपको 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप मैनेजमेंट है, आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि आप उनकी फॉर्मेट की जो क्लैशेस उनको दूर करें। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम ऑपरेशनल डेटाबेसेस से रेगुलर बेसिस के ऊपर डाटा निकाल कर एक अलग डेटाबेस में ले जाते हैं, राइट। और वहाँ डाटा इस फॉर्मेट में रखते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट को एनालिसिस करने में और डिसीजन मेकिंग करने में बहुत हेल्पफुल हो। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि ऑपरेशनल डेटाबेस में इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल लेवल की होगी, लेकिन डाटा वेयर हाउस में इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल लेवल की नहीं होगी, समराइज्ड होगी। और इंफॉर्मेशन मतलब ऑपरेशनल डेटाबेस में तो ये भी होगा कि आज 4 बजे जो कस्टमर आया उसने पत्ती के कितने डब्बे खरीदे। ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस हाउस में नहीं होगी कि कौन से शख्स ने पत्ती के 100 डब्बे खरीदे। वहां कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, समराइज्ड इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन उस फॉर्मेट में होगी जो टॉप मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेशन दे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम ऑपरेशनल डेटाबेस को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, एनालिसिस के लिए, तो प्रॉब्लम आएगा कि ऑपरेशनल डेटाबेस की परफॉर्मेंस में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हम इसलिए फिर क्या करते हैं, लेकिन ऑपरेशनल डेटाबेसेस एनालिसिस में उतने हेल्पफुल नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ऑपरेशनल डेटाबेसेस से
पीरियोडिक बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर इन और तमाम डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन रिपीट होती है उसको फिल्टर करते हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन अगर मुख्तलिफ फॉर्मेट में है तो उनको यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लेकर आते हैं। उसमें जो हमें मालूमात टॉप मैनेजमेंट को नहीं चाहिए वो निकाल देते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि हम फिल्टरिंग करते हैं, हम क्लींजिंग करते हैं, हम फॉर्मेट कन्वर्जन करते हैं, और एवेंचुअली फिर हम क्या बनाते हैं, एक नया डेटाबेस बनाते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल वाइड डाटा होता है, और वो हिस्टोरिकल डाटा भी उसके अंदर सारा मौजूद होता है, और वो समराइज फॉर्म में होता है, एग्जेक्टिव समरी की फॉर्म में होता है, कंसोलिडेटेड होता है, जो कि एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होता है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है, आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस, और उसकी मदद से फिर आप क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ऐसा डेटाबेस जो जो कि एनालिसिस के लिए बनाया जाए, जो कि एग्जेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए बनाया जाए, जो कि डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाए, बनाया वो जाए ऑपरेशनल डेटाबेसिस से, लेकिन उसका मकसद क्या हो, एग्जेक्टिव रिपोर्टिंग हो, एनालिसिस हो, डिसीजन मेकिंग हो, बिजनेस इंटेलिजेंस हो। तो इस मकसद के लिए, और इंटरेक्टिव हो, और उसमें इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड हो, उस सूरत में बेसिकली वो जो चीज़ होती है, वो जो डेटाबेस होता है, उसको बेसिकली फिर हम डेटाबेस नहीं कहते, उसको हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं। तो डेटा वेयर हाउस एक डेटा होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डेटाबेसेस से डाटा आता है, उसको उसमें जो डाटा रिक्वायर्ड नहीं होता उसको हम फिल्टर कर देते हैं, जो डाटा मुख्तलिफ फॉर्मेट में होता है उसको हम यूनिफॉर्म फॉर्मेट में ले आते हैं, जो डाटा बहुत पुराना होता है उसको निकाल देते हैं, क्लीन कर देते हैं। और बेसिक मकसद इसका क्या होता है कि हम इसको डिसीजन के लिए इस्तेमाल करें। तो अब होता क्या है कि इसके ऊपर हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि डेटा वेयर हाउस से डाटा निकालेगा, डाटा को प्रोसेस करवाएगा, डाटा को इंपोर्ट कर। तो हमने डाटा, सबसे पहले क्या काम करना है, हमने ऑपरेशनल डेटाबेस से, हम कहते हैं ना इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करना क्या होता है, बाहर से कोई चीज़ लेकर आना। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल डेटाबेसिस से रेगुलर बेसिस के ऊपर डाटा को इंपोर्ट करते हैं, फिर डाटा को फिल्टर करते हैं, डाटा को क्लीन करते हैं, डाटा को एक ही फॉर्मेट में लेकर आते हैं, उसको कंसोलिडेट करते हैं, समराइज करते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो डाटा है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, वो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो क्या कहना चाहिए, इंटरेक्टिव फॉर्मेट में होता है, ग्राफिकल फॉर्मेट में होता है, और वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस देता है। आप देखें कि आपके पास एक टेबल है, 2000 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उसमें हम करते क्या है कि अगर मैं उसका एक ग्राफ बना दूं पाई चार्ट का, तो मुझे ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ एक मिनट ठहरिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। तो ये बेसिकली डेटा वेयर हाउस होता है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, आप लोग हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसको फिर हम सेंट्रलाइज भी बोल सकते हैं या नहीं? ये होता ही सेंट्रलाइज है। ओके ओके। और हम करते क्या है कि इसके ऊपर अब आपने शायद ये नाम सुना हो,
आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन, इसको कहते हैं BI, बिजनेस इंटेलिजेंस, या डाटा जी एनालिटिक्स, या डाटा माइनिंग। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अब इसके ऊपर सॉफ्टवेयर, इसके फिर सॉफ्टवेयर आते हैं। जब डाटा वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा डाटा आता रहता है, यूं समझें कि डाटा वेयर हाउस ना एक मादनियात की कान है, ठीक है, इट्स अ माइंड जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा है। और मादनियात मेरे क्या है, मेरा डाटा मेरे मादनियात है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे उस मादनियात में से, अक्सर आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि जो कान होती है उसमें मल्टीपल मेटल्स होते हैं, राइट। तो आपको बाज़ औक़ात एक मेटल आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो दूसरा मेटल एक्सीडेंटली आप फाउंड कर लेते हैं। तो डेटा वेयर जी हाउस में हमें क्या करना है, हमें हिडन पैटर्न्स निकालने में। इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी शॉप पे जाता हूँ और वहाँ जाके मैं शर्ट खरीदता हूँ, टाई खरीदता हूँ, कफलिंग खरीदता हूँ। तो उनके डेटाबेस में तो ये इन्फॉर्मेशन होगी कि मैंने शर्ट कितने की खरीदी, कितनी खरीदी, टाई कितनी खरीदी, परफ्यूम कितना खरीदा, ये हो गई। मैं चला गया, रिकॉर्ड वहाँ पे रह गया। अच्छा, डेटा वेयर हाउस में अब क्या होगा जब ये डाटा, अच्छा, अब ये मैंने इस्लामाबाद से खरीदी, मैं कराची गया, मैंने कराची से भी कोई शॉपिंग की, उसी जगह से उसी ब्रांड से शॉपिंग की। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद वाले के पास है वो इन्फॉर्मेशन कराची वाले के पास नहीं है। उसको नहीं पता कि इस्लामाबाद में भी मैंने शॉपिंग की थी। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब मैं फिर फॉर एग्जांपल मैं दुबई गया, वहां जाके भी मैंने उसी ब्रांड से शॉपिंग की। अब दुबई वाले के पास ना इस्लामाबाद की ना कराची वाले की, उसके पास तो ये ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड है जो मैंने वहां दुबई में शॉपिंग की। अब क्या हुआ कि जब वो ये तीनों इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट होके डाटा वेयर हाउस में गई, तो उस पे उन्होंने एनालिसिस किया। उनको फिर ये कुछ पता चला, एनालिसिस करना, उन्हें फिर मेरे बारे में पता चला कि यार इस शख्स, ये शख्स, अब वो ट्रांजेक्शन्स वहां आ गई। उन्होंने देखा जी कि सर। मैंने कराची में क्या शॉपिंग की, मैंने लाहौर में, मैंने इस्लामाबाद में क्या शॉपिंग की, दुबई में क्या शॉपिंग की। उससे उन्होंने, उस पे उन्होंने एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि यार ये शख्स अमूमन, फॉर एग्जांपल, ड्रेस शर्ट्स खरीदता है, और जब शर्ट खरीदता है तो टाई भी खरीदता है, और टाई खरीदता है तो फॉर एग्जांपल कफलिंग्स भी खरीदता है। इसका मतलब है कि उन्हें मेरे खरीदारी का जो पैटर्न था वो समझ में आया। ये शख्स टी शर्ट्स नहीं खरीदता फॉर एग्जांपल, राइट। अब क्या होगा कि जब मार्केट में, जब उनके शॉप पे कोई डिस्काउंट ऑफर आएगी कि भाई टाई पे है, तो ये क्या करेंगे, मुझे ईमेल करेंगे कि सर फला टाई जो है वो उस पर डिस्काउंट आया है और ये कलर्स आपको चूंकि पसंद है। अब जाहिर बात है हर शख्स के कुछ कलर्स पसंद होते हैं, तो वो देखेंगे कि यार ये कौन सी कलर्स की टाई लेता है। तो वो कहेंगे कि वो शख्स ये मुझे ईमेल करेंगे कि सर फला टाई आपको पसंद है, तो उस पर प्रमोशनल ऑफर है, तो काइंडली आप सेंटर में या आउटलेट पे विजिट करें। उन्हें ये पता है कि जब भी टाई खरीदेगा तो भी ये शर्ट भी खरीदेगा, राइट। अब मुझे नहीं पता था कि वो ऑफर थी, और वो ऑफर उस टाइप पे थी जो मुझे पसंद हो सकती है। उन्होंने डाटा को एनालिसिस करके जज किया कि इसको ये पसंद होगी, तो उन्होंने मुझे ईमेल कर दी। मैं गया तो वाकई मुझे पसंद आई। अब चूंकि मेरी हैबिट है कि मैं टाई खरीदूंगा तो मैं मैचिंग शर्ट खरीदता हूँ, ये शर्ट खरीदूंगा तो मैचिंग टाई, तो मैंने क्या खरीदा, शर्ट टाई दोनों खरीद ली। और हो सकता है कि एक नहीं, दो टाई खरीदी तो दो शर्ट्स भी खरीदी। तो फायदा किसको हुआ? ऑर्गेनाइजेशन को भी और कस्टमर को भी। मुझे क्या फायदा हुआ, मेरे तो पैसे खर्च हो गए, मैं तो अच्छा खासा बैठा हुआ आप, था। नहीं सर, वो पसंद की चीज मिल गई। नहीं, पसंद की चीज तो मिल गई, लेकिन पैसे तो गए ना। अच्छा खासा बैठा था, मुझे ना पता चलता, वो ना बताते तो मैं ना जाता, मेरे पैसे सेव रहते। अब यही ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा फायदा होगा। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा हुआ, मुझे फायदा नहीं हुआ। ओके। मुझे बेनिफिट इसलिए नहीं हुआ कि मैंने तो पैसे दिए, शर्ट मिल गई, तो मुझे बेनिफिट थोड़ी है। हाँ, मुझे ये हुआ कि यार इन लोगों ने मुझे, कस्टमर, इन्होंने मेरा ख्याल किया, इन्होंने मेरे बारे में एहसास किया, मेरे पसंद नापसंद का ख्याल रखा, जो चीज़ मुझे चाहिए उसके बारे में मुझे बताया, तो ना चाहते हुए भी मैं गया। तो अल्टीमेटली किसको फायदा हुआ? कंपनी को। और कंपनी अगर यही काम हर एक के साथ करे तो एवेंचुअली वो क्या करेगी, अपनी सेल्स बढ़ाएगी। तो इसको कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स। जब तक आप, वो कहते हैं ना कि बिजनेस आप अपने कस्टमर्स के लिए करते थे,
जब आप कस्टमर्स के लिए करते हैं तो पैसा तो खुद ब खुद आ जाता है। अब कस्टमर को क्या पसंद है, उसको कब क्या चाहिए, उसकी क्या क्या कहना चाहिए, उसकी तरजीहात क्या हैं, उसकी पसंद नापसंद क्या है, ये अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप वहीं जाएंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं एयरलाइन से जाता हूँ, तो अब एक एयरलाइन को भी पता चल जाता है कि यार ये शख्स साल में किस महीने में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब मैं पीआईए से जाता हूँ फॉर एग्जांपल, जाऊं तो पीआईए से मैं 10 साल से जा रहा हूँ, पीआईए 11वें साल कभी मुझे ये नहीं कहेगा अगर मैं नहीं गया कि रिजवी साहब आप इस साल क्यों नहीं गए, आप तो हर दफा जाते हैं। राइट, इसका मतलब क्या है, कस्टमर केयर। लेकिन अगर मैं एमिरेट से जाऊं तो वो मेरे जाने से पहले मुझसे पूछेंगे कि अब आपको टाइम आ रहा है, पहले से बुकिंग करा लें। मैं नहीं भी जा रहा हूँ तो मैं इरादा कर लूंगा चलो चलते हैं। ये है बिजनेस इंटेलिजेंस। और ये इंफॉर्मेशन कब मिलती है, जब आपके पास डेटा वेयर हाउस हो। तो डेटा वेयर हाउस कब मिलता है, जब आपके पास ऑपरेट, तो आपने करना क्या है, ऑपरेशनल डेटाबेसिस से डेटा वेयर हाउस बनाना है। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक्चुअली कहाँ रखा जाएगा, ऑपरेशनल डेटाबेस में। लेकिन ट्रांजैक्शन को बाद में कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, उसके रिकॉर्ड को डेटा वेयर हाउस। इस तरीके से कि वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल हो। फिर हम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर फिर हम करते क्या है, मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि फिर हम इस डाटा वेयर हाउस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की, आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी होगी ना। जी सर। ओके, स्टैटिस्टिकल इंटरफेयर जो इन्फ्रेंस है वो दुनिया में इस वक्त बहुत अहम चीज है, क्योंकि आप उससे रिस्क कैलकुलेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोजेक्शंस करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिनको डाटा वेयर हाउस के ऊपर अप्लाई किया जाए, ताकि वो सॉफ्टवेयर हमें एनालिसिस में हेल्प करें, हमें फोरकास्टिंग में हेल्प करे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने में हेल्प करे, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, प्रिडिक्शन में हेल्प करे, रिस्क कैलकुलेट करने में हेल्प करे, ताकि हम बेहतर डिसीजन ले सकें। तो वो सॉफ्टवेयर या वो टेक्निक्स जो कि डाटा वेयर हाउस से हिडन पैटर्न्स निकालने के लिए इस्तेमाल हो, उन सॉफ्टवेयर्स को या उन टेक्निक्स को हम कहते हैं डाटा माइनिंग। क्या कहते हैं, डाटा। डेटा माइन। ओके। तो डाटा वेयर हाउस होगा तो डाटा माइनिंग होगी, डाटा वेयर हाउस ही नहीं होगा तो डाटा माइनिंग नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया, अब आप देखिए मैं कहाँ से लेके चला कि हमने पहले हिरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क, फिर रिलेशनल, फिर आरडीबीएमएस पे आए, फिर डेटाबेस, फिर हम डेटाबेस से क्या कहना चाहिए, डेटा वेयर हाउस पे आ गए। डेटाबेस में भी डिजाइनिंग की, डेवलपमेंट की, डिप्लॉयमेंट की, नॉर्मलाइजेशन देखी, फिर हम डेटा वेयर हाउस पे आ गए। अब डेटा वेयर हाउस से ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डाटा माइनिंग कर रहे हैं, ताकि हमें क्या मिले, इंटेलिजेंस मिले और डिसीजन मेकिंग मिले। क्योंकि हमारे फैसले अगर अच्छे होंगे तो बेसिकली हम मार्केट में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। पूछें। जैसे अभी आपने ये बिजनेस इंटेलिजेंस जो है ये एक सॉफ्टवेयर बताया, कुछ इस तरह के और सॉफ्टवेयर हैं। मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा अभी आपकी बात से रिलेटेड ही। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सर्च करता हूँ इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली एक कैलकुलेटर खरीदा नया। तो वो जब मैंने कैलकुलेटर खरीदा, मैंने अमेजोन से ट्राई किया और एक और कंपनी यहाँ पर नून। उसके बाद मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे लैपटॉप के ऊपर, इस घर वाले, ऑफिस वाले, मेरे यूट्यूब के एड्स आ रहे ऊपर, हैं। और जी वहां पर एड्स आ रहे हैं। मेरा हम्म, एक दोस्त है, मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा, तो वो कह रहा था कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हम हम्म, लोगों ने इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि ढूंढते हैं कि भी कौन सा बंदा कौन सी चीज ढूंढ रहा है। तो हम बिल्कुल। लोग फिर उन उन एड्स के जरिए जो है वो उसके सामने दोबारा से वही सप्लायर्स जो अपनी एड्स जो है वो पब्लिश करते हैं। तो ऐसी। मैंने उससे नाम पूछे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने नाम कोई नहीं बताया। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के नाम क्या है सर, जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन? क्या करूँ। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं उनके नाम क्या होते हैं सर? ये है तो माइनिंग सॉफ्टवेयर ही ना, एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल है। ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो सबसे मशहूर कंपनी दुनिया के अंदर काम कर रही है ना, उसका नाम है एनसीआर। एनसीआर टेराडाटा कंपनी है, शायद नाम सुना आपने। इट्स अ बिग फर्म जो कि ये बेसिकली डाटा वेयर हाउस बनाती है। तो वो उनके अपने सॉल्यूशंस होते हैं।
अच्छा, बहुत आसान टूल मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, उसका नाम है पावर BI। पावर BI। जी, पावर BI, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक एडवांस वर्जन है। तो ये भी इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। जी सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपसे अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ले सकते हैं, पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल पूछे। सर ये आपने स्टेट की बात की थी ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा, सा ना एक गाइडलाइन सॉरी, चाहिए मैं थी। यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हूँ। ये जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिकली आपने शायद दुबई में नाम सुना हो, टेबल्यू का नाम सुना आपने? जहीर, आपसे कह रहा हूँ। जी सर, बोलिए सर। आपने टेबल्यू का नाम सुना है? नहीं सर। अच्छा, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि दुबई के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। यह एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम ये एक है जो सैस विजुअल एनालिटिक्स या ओरेकल एनालिटिक्स। आप सॉफ्टवेयर का नाम पूछ रहे थे ना मेरे ख्याल से, जी तो जी। मैं आपको सॉफ्टवेयर के नाम इसलिए बता रहा हूँ। एक है जो दुनिया में मतलब काफी ज्यादा, पावर BI मैंने नाम बता दिया, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है। दूसरा ओरेकल जी एनालिटिक्स है, एक स्पॉटफायर है, एक सैस विजुअल एनालिटिक्स है। तो ये इस तरह के, और टेबल्यू है, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। जी सर। अच्छा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? हेलो? नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके ओके ओके। तो जी सादी, आपका कोई सवाल? जी सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी, जैसे आपने स्टेट का बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ी सी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, गाइडलाइन समझ लें जी जी कि पूछिए। अगर किसी बंदे ने MS किया है स्टेट में, हम्म। तो पाकिस्तान में वो अपने सब्जेक्ट को कैसे उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है? मतलब स्टेट का अगर वैसे देखा जाए पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है। ये उसकी गलतफहमी है। वो बंदा इतना काम का सर बंदा है, इसकी हमारे तो, गलती है। मुझसे मिलवा लेकिन देना तो सर उसको जब गलतफहमी। जॉब की बात आती है, उसको जॉब की चलें जरूरत ठीक हो गया सर, आपसे कैसे मिल सकते हैं? इस्लामाबाद में कैंपस में? हाँ, इस्लामाबाद में मिलने, या ऑनलाइन उसको कहें मुझसे चैट कर लें, ये जूम के ऊपर मीटिंग कर लें। बहुत आसान है, क्लास के बाद जूम के बाद मीटिंग कर लें। कौन है? सर मेरे हस्बैंड है, तो उनके लिए पूछ रही थी आपसे। अच्छा चलो, मुझे क्लास के बाद उनसे बात करा देना। ओके ओके सर, ठीक थैंक है। यू सर। ओके। अच्छा, और इसके अलावा? चलें, बाकी फिर हम नेक्स्ट में करेंगे। कल हमारी क्लास है, ट्यूसडे को हमारी क्लास नहीं है। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। चलो ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी सादिया, अल्लाह हाफिज। आप? ओके, अल्लाह हाफिज। ओके डॉक्टर। जी सर। जी अभी सर। हैं जी ये? मेरी सर। कल नहीं बात सर, करा अभी दीजिएगा तो बस। वो घर पे नहीं है। बस मंडे को फिर चलें मेरी ठीक किसी हो से गया, बात। ओके ओके। ओके, ठीक थैंक है, यू। ओके, थैंक यू सर। और आप लोग अपने अल्लाह साइबर हाफिज। हाइजीन कॉपी को बेहतर करके मुझे भेज दिएगा, जो मैंने आपको चेंजेस बोली थी। जी सर। ठीक है, ओके। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी।